नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज इंडिया लीगल में एक ऐसे मसले के साथ आपके सामने हूँ जो सीधे तौर पर आपसे और हमसे भले ही न जुड़ा हो लेकिन उन लोगों से ज़रूर जुड़ा है जिनकी ओर हम देखा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन सेलिब्रिटीज़ की जो किसी तरह के मामले में फंस जाते हैं और उसके बाद मीडिया ट्रायल जिस तरह से शुरू होता है, क्या ये मीडिया ट्रायल उनके मामलों को बुरी तरह से प्रभावित करता है और इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा, जिसको कहा जाए नेचुरल जस्टिस जो मिलने की प्रक्रिया है, उसके लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मसले का संदर्भ आर्यन ड्रग्स केस से आया है जो कि लगातार सुर्खियों में रहा। भले ही आर्यन खान को जमानत मिल गई लेकिन प्रकरण ने कई अनसुलझे सिरों को सबके सामने रखा। हम आप तक खबरों की पहुंचाने वाली मीडिया जो है लगातार खबरों के दायरे में खुद आ गए। आर्यन खान मामला एक संवेदनशील मामला रहा, एक बड़ी खबर थी। इसमें हर रोज नए राज सामने आ रहे थे, साथ में कानूनी पेच भी तमाम थे जो केस को उलझा रहे थे। आखिरकार जब क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन बचाव पक्ष और एनसीबी के बीच जो कानूनी जंग हुई उससे एनडीपीएस कानून पर कई अहम सवाल उठे। इस कानूनी गुत्थी को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में हम मीडिया के रवैये पर भी नजर डालेंगे क्योंकि आर्यन खान का मसला कोई अकेला ऐसा मसला नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा था कि रिया चक्रवर्ती के मामले में क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या हुआ था, किस तरह से एक ऐसे मामले में जिस पे तफ्तीश चल रही थी, जिसमें तमाम कानूनी पहलू थे, उसके अलग अलग सिरों को मीडिया अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। अभी आर्यन खान के यदि मामले की हम बात करें तो जिस तरह से यह खबर मीडिया पर हावी रहा, जिस कदर एनसीबी की जांच पर सवाल उठे, उससे साफ था कि सनसनीखेज खबरों का बोलबाला सभी खबरों पर ग्रहण लगा सकता है और यहां तक कि अदालती कार्रवाई को भी अपने तरीके से पेश करने के लिए, अदालती कार्रवाई को अपने तरीके से प्रभावित करने की भी कोशिश की जा सकती है। और तमाम वैसे उदाहरण हैं। आरुषि कांड आप याद करें, निर्भया केस याद करें, शीना बोरा हत्याकांड याद करें, सुंदा पुष्कर प्रकरण हो, जिसका लाल कांड हो। मीडिया ट्रायल की फहरिस्त काफी लंबी है और विशेषकर यदि मीडिया ट्रायल के चक्कर में कोई सेलिब्रिटी है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। संजय दत्त का मसला किसे याद नहीं होगा। यदि बॉलीवुड की बात करें तो हाल फिलहाल में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत थे, इसके पहले संजय दत्त या फिर फरदीन खान, तमाम ऐसे मामले थे। मीडिया की भूमिका वैसे समय समय पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी आई। हाल फिलहाल में सीजीआई ने भी कहा कि जो मीडिया है वो अपनी जो भूमिका है वो जिस तरीके से, जिस सकारात्मकता के साथ निभा सकती थी वो नहीं निभा पा रही है। बार बार मीडिया की लक्ष्मण रेखा पर सवाल उठे और आज भी उठ रहे हैं। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय ने भी मीडिया ट्रायल को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की। सवाल ये है कि क्या मीडिया को जांच एजेंसी के काम में दखल देने और अपुष्ट तथ्यों के आधार पर ही किसी आपराधिक मामले में दूसरे व्यक्तियों का नाम घसीटकर उन पर कीचड़ उछालने का अधिकार है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी व्यक्ति की छवि धूमिल की जा सकती है? मीडिया के बेलगाम तेवर ने व्यक्तियों के चरित्र का हनन जिस तरह से किया, उनको दागदार बनाने का जो काम किया, क्या ये सही है? मीडिया ट्रायल में आरोपी के प्रति जिस तरह की सामाजिक नजरिया बनता है उससे उसे अपने बचाव के लिए अच्छे वकील तक नहीं मिल पाते। न्यायपालिका सख्त शब्दों में कहती आ रही है कि संविधान के अनुच्छेद 19 आर्टिकल 1A के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, इसलिए मीडिया को इस अधिकार की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि खबर पर आधारित रिपोर्टिंग के बजाय मीडिया के एक वर्ग ने इसे सर्कस में बदल दिया है। मीडिया का एक वर्ग जज और जूरी की भूमिका निभाने की कोशिश करता दिख रहा है। ये किससे गढ़ने वाला लगता है? वैसे मीडिया ट्रायल का एक पक्ष ये भी है कि पुलिस अगर अपनी जांच में कोताही करती है तो सतर्क मीडिया अपने स्तर पर खोजी पत्रकारिता करके सबूतों और गवाहों को भी सामने रखती है। जिसका लाल हत्याकांड को इसी तरीके पे लिया जाता है, मट्टू हत्याकांड को भी मीडिया ट्रायल
का एक तरह से कहा जाए तो मीडिया आउटरीच की वजह से उसमें न्याय मिली थी। नीतीश कटारा कांड भी इसीलिए याद किया जाता है। लेकिन जांच एजेंसियों को अपने काम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए बाध्य करना मीडिया का एक सकारात्मक पहलू तो है, लेकिन यही कार्य में जब बाधा बनने लगे तो कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। आज हम आर्यन केस से उठे कानूनी सवाल और मीडिया ट्रायल से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक जब मामला अदालत के सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम भारतीय लोकतंत्र की 2-3 व्यवस्थाएं जो हैं, 2-3 जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, वो उससे मामला जुड़ा रहता है। यानी कि मीडिया तो जुड़ता ही है, साथ ही जो लेजिस्लेटिव है वो भी जुड़ता है कहीं ना कहीं, और ब्यूरोक्रेसी भी जुड़ा रहता है, क्योंकि कई मामले राजनीतिक हो जाते हैं और जो जांच एजेंसियां हैं उनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। जो मामले मीडिया में बहुत ज्यादा उछाले जाते हैं, जो बड़े बन जाते हैं, उसको लेकर जांच एजेंसियां भी प्रभावित होने लगती हैं और बहुत हद तक अदालतों में भी इसका प्रभाव दिखने लगता है, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे में मीडिया को अपने अधिकार, अपने हक के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समझना कितना जरूरी है, आज हम इंडिया लीगल में इसी पर बात करेंगे। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगी कि किस तरह के मीडिया ट्रायल्स जो हैं वो कम से कम भारत में याद किए जाते रहे हैं और जिनका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के प्रभाव तमाम मामलों पर पड़ते आए हैं। आर्यन केस में मीडिया एक बार फिर जज और ज्यूरी की भूमिका में दिखा। फैसला आने से पहले तमाम अटकलों को सच की तरह पेश किया गया। ऐसे में आरोपियों के हक पर तो सवाल उठा ही, मीडिया की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई। वैसे मीडिया ट्रायल का चलन कोई नया नहीं है। भारत में मीडिया ट्रायल का पहला मामला कैप्टन नानावती का था। उसके बाद से हर बड़े केस में मीडिया कोर्ट से पहले अपना फैसला सुनाता दिखाई देता है। सच तो ये है कि सच खोज निकालने वाली मीडिया आज दोराहे पर खड़ी है। मीडिया ट्रायल की बढ़ती प्रवृत्ति और इनके खतरों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कई फैसलों में मीडिया को आगाह किया है। 2012 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश S.H. कपाडिया की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा था कि संविधान के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी अनियंत्रित नहीं है। पत्रकारों को लक्ष्मण रेखा समझनी चाहिए ताकि वह अवमानना की सीमा नहीं लांघे। 2005 में MP लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में अदालतों में लंबित मुकदमों के बारे में एक तरफा लेख और खबरें प्रकाशित किए जाने की प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की थी। शीर्ष अदालत की पीठ ने 1997 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेंद्र जॉनमाल गांधी प्रकरण में अपने फैसले में ऐसे मामलों में मीडिया ट्रायल को लेकर तल्ख टिप्पणियां कर चुकी है। 2017 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश J.S. खेहड़ की पीठ ने अपराध के पीड़ितों और आरोपियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मीडिया को पुलिस की जानकारी देने के संबंध में केंद्र को नए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। चौथे स्तंभ की सनसनीखेज पत्रकारिता से आरोपियों को बेहद नुकसान पहुंचा है। मीडिया को अगर आजाद रहना है तो उसे खुद के रवैये पर नियंत्रण करना होगा। मीडिया नियमन प्राधिकरण के गठन की जरूरत है, जिसके पास संपादकीय सामग्री के नियमन का पर्याप्त अधिकार हो और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी शक्ति हो। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, हमारे पैटर्न इन चीफ और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रूबी आहूजा जुड़ रही हैं, सीनियर पार्टनर हैं करंजावाला एंड कंपनी की और लीगल टीम मेंबर भी रही थी शाहरुख खान ने आर्यन केस के लिए जिनको हायर किया था उनमें। नीरज पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिल्म निर्देशक हैं, और आलोक कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। इसके पहले कि मैं आप सबों के पास आऊं, सबसे पहले जस्टिस वेंकटचलैया, आई विल कम टू यू। हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ट्रायल ऑन ongoing legal cases, sir? With its legal and logical limitations, is a necessity
This is not an interference with the judicial process. There is a study in the California University where the study examined the impact of excessive press activity in a pending legal trial, publicity in the press in a pending legal trial. Sir. And they said, up to a point, it promoted the prosecution. Sir. But beyond a point, the courts became suspicious of the intention of the Sir. publication, the publicity given to it. Therefore, I think the Supreme Court has dealt with it. Our Supreme Court has dealt with it and said what are the limitations of newspaper reporting of a pending trial. And I think it's a very interesting question. And today, the newspapers are practicing this virtue to excess. I think they must also restrain themselves because it might prejudice the trial. Sir. It might prejudice a fair trial. जी रूबी आपके पास आना चाहूंगी, जैसा कि जस्टिस वेंकट चलैया ने कहा कि मीडिया ट्रायल तब तक तो ठीक है जब तक केस को सही दिशा में ये तमाम चीजों को ले जाए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। खासकर आर्यन केस का जो ये मामला है, जो नया मामला था, अगर उसको मैं उठाऊं, जिस तरह से आर्यन के मामले में व्हाट्सएप चैट्स की बात आई और व्हाट्सएप चैट्स शायद एजेंसीज के पास बाद में पहुंची थी और मीडिया के पास पहले ही से आ गई थी। मीडिया में तमाम चीजें सार्वजनिक हो रही थी, ऐसी खबरें भी जो इस पूरे मामले में से कहीं कोई इनका जुड़ाव नहीं था, लेकिन अपने तरीके से खबरों को बड़ा किया जा रहा था, दावे किए जा रहे थे एक्सक्लूसिव करने की। मीडिया के इस रिपोर्टिंग को आप लोग अपने केस के मद्देनजर किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, जो मेरा अपना मानना है कि जो मीडिया है वो एक बहुत सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है और कभी कभी करता भी है, क्योंकि अगर कोई भी एजेंसी या हमारी नहीं काम कर रही है तो मीडिया का जो प्रेशर है वो थोड़ा जब पड़ता है तो उससे एक दिशा जरूर मिलती है। लेकिन आई थिंक कहाँ हम भटक जाते हैं वो ये है कि जिस तरह से मीडिया का दबाव या क्रिएट किया जाता है, उससे एक बहुत इम्पोर्टेंट या एक बहुत जो महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं डिफरेंस है वो भूल जाते हैं कि देखिए, कोई भी केस का जो फैसला होता है वो जो हो सकता है वो कानूनी तौर पे सही फैसला हो, लेकिन समाज या पब्लिक की नजर में वो सही फैसला ना हो। मीडिया इस तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जाने या अनजाने में, जिससे ये इवन समाज या पब्लिक भी एक्सपेक्ट करती है कि वो फैसला होना चाहिए जो पब्लिक की नजरों में सही है, चाहे वो कानूनी गलत हो। और ये जो ट्रेंड है ये बहुत गलत है। और जो अभी आपने उदाहरण दिया है इस केस का, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मीडिया जब कोई भी गवाही या कोई दस्तावेज जो अभी तक कार्यालय कोर्ट में भी नहीं पेश किए गए, जब आप उनको रोज अखबारों में, टीवी में चलाते हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा मीडिया की है। आलोक जी, ये वक्त है जब हम और आप सभी हम लोग अपने गिरेबान में झांके, बजाय इसकी कि हम बाकी लोगों को कहें। लेकिन इसके पहले कि मैं आपके पास आऊं, नीरज से उस बात का, उस जो दर्द होता है सेलिब्रिटी होने का, उस दर्द को समझने की कोशिश करती हूं। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि हम मीडिया वालों को इसलिए इस तरह के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी हो जाती है, खासकर अगर मैं टेलीविजन मीडिया की बात करूं तो, क्योंकि अब जिस तरह से आप लोग को फिल्म बनाने के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स और कहानी और किरदारों की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हम मीडिया वालों के लिए जो सेलिब्रिटीज हैं वो जूसी मैटर देते हैं। इस वजह से हम ज्यादा हावी होते हैं और दूसरी बात ये भी होती है कि शायद एक सेलिब्रिटी होने के नाते बहुत ज्यादा वो मीडिया से भिड़ नहीं सकता, इसलिए हम कुछ भी चला सकते हैं।
नीरज, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है सेलिब्रिटी होने का? बिल्कुल, वो मैं ये समझता हूँ कि आप खुद देखिए कि अगर ये आर्यन शाहरुख खान के बेटे नहीं होते जी, और एक कॉमन मैन होते तो क्या मीडिया इस तरह से पीछे जाती, उस केस की तह तक पहुंचती या इतनी खबरें दिखाती? मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी होने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होता है कि जरूरत से ज्यादा फोकस उस केस पे हो जाता है और बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां शुरू हो जाती हैं जो उस व्यक्ति को तो नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन पूरे केस को भी नुकसान पहुंचाती हैं। और आज आर्यन एक 22-23 साल का लड़का है, अभी तक किसी को सच नहीं पता कि वो वहां किस लिए था, ये भी नहीं पता कि उन्होंने वाकई में कंज्यूम किया नहीं किया, उनके पास से कोई प्रूफ मिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये परसेप्शन क्रिएट हो गया मीडिया से कि वो रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, शायद वो एक नेक्सस का हिस्सा है, शायद वो कॉन्स्पिरेसी भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक तरफा हैं। मुझे लगता है मीडिया को एक बैलेंस अप्रोच पकड़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सेलिब्रिटी जैसे ही देखते हैं तो मीडिया को ये लगता है कि नाउ दिस इज अ टाइम टू गेन मोमेंटम, थोड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी और उस वजह से नुकसान बहुत ज्यादा उस केस में और खासकर उस व्यक्ति का होता है जी। कितने केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें सोशली उस कैरेक्टर का असैसिनेशन हो जाता, उसे खत्म कर दिया जाता है, फिर कितने महीने साल लग जाते हैं क्योंकि ऑडियंस तो वही देखती है, दर्शक वही देखती है जो आप दिखा रहे हैं, आप जो हेडलाइंस बना रहे हैं, आप जिस तरह की मसालेदार वो चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे एक कॉमन मैन जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर देख रहा है टीवी या हाथ पे मोबाइल में न्यूज पढ़ रहा है, वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। बिल्कुल। और मैंने तो महसूस किया है कि जब ऐसे खबरें चल रही है और आप कॉमन मैन के साथ जाकर खड़े हो जाइए तो वो जो मीडिया लाइन पकड़ती है या सब्जेक्ट पकड़ती है वो उसी लाइन पे बात करता है। 80% उनका व्यू मीडिया जो क्रिएट करती है वो हो जाता है जी। और इसका बहुत बड़ा खामियाजा इस केस में मिला कि जो जज लोअर जुडिशरी है उसको भी वो भी इन्फ्लुएंस हुई मीडिया के प्रेशर से। बिल्कुल। कि जो बेल 2 दिन 4 दिन में मिल जानी चाहिए थी, आज 25 दिन हो गए, अब जाकर उनको बेल मिली है, वो भी हाई कोर्ट में, इसलिए कि लोअर कोर्ट डजंट वांट टू कम इन दैट लेबल कि अरे इन्फ्लुएंस कर दिया या उसमें कुछ ऐसा हुआ, तो दे वांट टू बी सेफ। बिल्कुल। लेकिन उससे एक लड़के की पूरी मुझे लगता है कि करियर पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। जी बिल्कुल। अब यहीं पर आलोक जी एक बड़ी उम्मीद हम लोगों को बनती जा रही थी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम परिपक्व हो रहे हैं, हम इस तरह की जो सनसनीखेज खबरिया स्टाइल है जिसको बहुत हद तक मैं अपने तरीके से पेपरेजी कहती हूँ और येलो जर्नलिज्म कहती हूँ, इससे अब हम ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन क्या वाकई अभी भी हम उसी माहौल में हैं और हम परिपक्व नहीं हुए हैं? आर्यन केस को देखते हुए आपको ऐसा लग रहा है और अफसोस होता है कि हाय हम कब सुधरेंगे? इसको मैं 2 अंदाज से देखता हूँ जी। आप अगर देखेंगे जस्टिस वेंगचला बता रहे थे, एक तो हम खुद को हमेशा कटघरे में रखें वो अच्छा है, और लेकिन हम खुद को रखें बजाय मुझे कोई और बताए। मीडिया के संदर्भ में डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि हम जब मैं और आप बात कर रहा हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट, तो हम आप हमेशा खुद को कटघरे में रखें, लेकिन कोई अगर फिंगर आउट करता है तो उनको खुद भी देखना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले नीरज बता रहे थे कि जुडिशरी क्यों इन्फ्लुएंस हो रही है मीडिया रिपोर्टिंग पे, भाई वो अपने आप में परिपक्व है। और जहां तक मीडिया ट्रायल की बात है, जाहिर तौर पर जब हम आप व्यक्तिगत तौर पर बात करेंगे तो हम ये महसूस करते हैं कि हम इंटरटेनमेंट ड्रिवन मीडिया बनते जा रहे हैं। जहां हमें दर्शक मिलता है हम उस होल को ढूंढते रहते हैं हमेशा। हम जानते हैं कि टीवी एक माध्यम ऐसा है जहां पे एजुकेशन या व्यूज देखने की गुंजाइश बहुत कम है, बजाय कि हम एंटरटेनमेंट देखें। सबसे ज्यादा व्यूअरशिप एंटरटेनमेंट चैनल्स के हैं, सबसे ज्यादा म्यूजिक चैनल्स के हैं, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स चैनल के हैं। तो हम जब न्यूज चैनल चला रहे होते हैं तो हमारे मुश्किल होती है कि हम वहां से हमें व्यूअर्स लाना पड़ता है, और इसलिए आप जिसे मसाला पत्रकारिता कह रही हैं वो मसाला कुछ न कुछ हमें डालना पड़ता है ताकि हमारा व्यूअर का जो एक स्पेक्ट्रम है वो बढ़े। ये हमारी मजबूरी है। लेकिन इन सब के बीच में आपने बड़ा अच्छा बताया कि हम शनै शनै परिपक्व होते जाते हैं। हमारी अब वो वाली हालत नहीं है, लेकिन इस परिपक्वता में हम शिकार भी हुए जा रहे हैं। हमारी बदनामी दुनिया भर में हो रही है कि हम इशू वेस्ट जर्नलिज्म करने के बजाय
जो एक न्यूज मैन का जो सबसे परम धर्म है, जैसे पेगासस की खबर दब जा रही है, बहुत सारी खबरें दब जा रही हैं और एक डिजनेटेड वे में, एक डिजाइन वे में हम सिर्फ एक सेलिब्रिटी स्टाइल में फंसते जा रहे हैं। और उसके पीछे वही वजह है कि हम जैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ट्रैप में फंस के बहुत सारे पर्सनैलिटी बर्बाद हुए जा रहे हैं। उसी ढंग से टीवी जर्नलिज्म में हम व्यूअर्स को पकड़ने के चक्कर में, इसको टीआरपी मीडिया कहते हैं, हम कई बार डिरेल हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कहीं से कम हुई नहीं है। आपको ये बता दूं, ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल है। और कई बार इसी केस में, आर्यन केस में, अगर इस मकाम तक पहुंचा है तो कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो कह रहा है कि इंजस्टिस हो रहा है, बार बार कह रहा है, अलग अलग तरीके से कह रहा है कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो बिल। और ये सारी बातें जब निकल के आ रही हैं कि आर्यन के पास कुछ नहीं मिला और इस ढंग से चीजें हैं, और साथ साथ ये बातें हो रही कि आप ओवरलुक कर रहे हैं कि पोर्ट पे, मुद्रा पोर्ट पे बहुत सारे हीरोइन मिल रहे हैं, ये सारी बातें मीडिया के जरिए आ रही हैं। और लेकिन यहाँ आप जस्टिस कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसको आप तबाह किए जा रहे हैं। तो ये सारे, इसमें मीडिया का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डोमेन में जो चीजें जिस से निकल के आई हैं, उसमें आप मीडिया के रोल को ये नहीं कह सकते कि मीडिया यहाँ ट्राई कर रही थी, बल्कि मीडिया उन सारी चीजों को ला रही थी एक तरीके से। क्या वजह है कि क्यों देर हो रही है? जी बिल्कुल, लेकिन आलोक जी, इसमें कोई शक नहीं कि हाल फिलहाल की यदि मैं बात करूं और जिस तरह के तमाम मामले आए, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया, जो जिसको कहा जाए एंटरटेनमेंट जगत और मीडिया का सबसे बड़ा एक तरह से दोनों का एक जुड़ाव देखा गया, रिया चक्रवर्ती का मामला था, जिस तरह के खुलासे उसमें किए जा रहे थे, बिना किसी तथ्य के जो दावे किए जा रहे थे, उसने जरूर डराया। और आर्यन केस में भी एनसीबी ने केवल आर्यन केस का ही कोई ऐसा नहीं कि केस दर्ज किया है, उसी दौरान, ये पिछले 15-20 दिनों के दौरान एनसीबी में और तमाम केस रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका जिक्र नहीं है। तमाम और बड़े मामले जैसे कि आपने भी बताया, उनका जिक्र नहीं है। चूंकि बॉलीवुड बिकता है इसलिए मीडिया में दिखता है, इस तरह की जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है हमें भी, आपको भी, जुडिशरी को भी, एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोगों को भी। खास कर यदि लीगल की बात करूं, रूबी, आप किस तरह से देखती हैं कि जो आप मीडिया ट्रायल जब होने लगता है, क्या आपको लगता है कि एक अलग तरह का दबाव हो जाता है लीगल टीम पर भी, जुडिशरी भी एक दबाव में दिखती है कहीं ना कहीं, जैसा कि नीरज ने भी बताया कि खासकर लोअर जुडिशरी तो दबाव में आ जाती है, क्योंकि उसके साथ एक बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है कि यदि वो ना कह दे तो भी हो सकता है कि मीडिया उसकी शिकायत कर दे, और यदि वो केस में दूसरा रुख ले ले तो भी मीडिया उसकी शिकायत में खड़ी हो जाए। आपको लगता है कि दबाव पड़ने लगता है कहीं ना कहीं, जो यदि हम जुडिशरी की बात करें और लीगल सिस्टम की बात करें तो? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बोला, जो दबाव तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि एक इस तरह से एक उम्मीद बना दी जाती है या माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि जो फैसला समाज को मंजूर है वही फैसला होना चाहिए। अगर वो फैसला समाज को मंजूर नहीं है और कानूनी वो सही फैसला है, तो उसकी इतनी ज्यादा एक नेगेटिव एनालिसिस की जाती है बिना सोचे समझे हुए कि वो फैसला शायद कानून के दायरे में बिल्कुल सही फैसला है। और होता क्या है कि फिर जो कई बारी आपने देखा है, ऐसे लेख लिखे जाते हैं या ऐसी व्याख्याएं होती हैं किसी भी फैसले को जब आप एनालाइज करते हैं, और जरूर कीजिए, देखिए ये मीडिया का काम है और कोई नहीं कह रहा कि वो ये काम मत करे, लेकिन दबाव मुझे लगता है वो इस तरह का डालना शुरू कर दिया जाता है कि फिर पूछा जाता है ये ऐसा हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ, कि उसके पीछे क्या कारण था। तो ये जो एक कहानी बुन दी जाती है जिसका तथ्यों से ना कोई लेना देना होता है, वहां पे मुझे लगता है वो गलत होता है। जहां तक मीडिया ये दबाव डाल रहा है कि सुनवाई हो या हियरिंग मिले किसी को, वो जरूर करे, या हमारे इंस्टीट्यूशन बेटर, थोड़ा सा फंक्शनिंग बेटर हो, जिससे देखिए अदालतों में कितने जेल में कितने लोग लैंग्वेज कर रहे हैं आज, उनको मौका नहीं मिलता या हियरिंग नहीं मिलती, वो जरूर करे। लेकिन जब आप एक उस फैसले की उम्मीद मत कीजिए या वही फैसले को सही ना समझिए तो समाज की नजरों में ठीक है, वो जरूरी नहीं, क्योंकि कानून को अपना काम कानून की किताबों से करना है। जी जी। तो जब वो लाइन आप मर्ज कर देते हो, और दूसरा
जब आप हर दस्तावेज, और अगर आपके पास कोई दस्तावेज आ भी गया है तो क्यों आया है और कैसे आया, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। और अगर मीडिया के पास कोई दस्तावेज, कोई गवाही या कुछ आ गया है, उसको इतना उछालना हियरिंग से पहले, बिना ये सोचे समझे कि आप जो आज आप पूरी रचना रच रहे हो वो किसी इंसान की जिंदगी के साथ खेल रही है जी। क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिमिनल केसेस में, देखिए, कमर्शियल केसेस और क्रिमिनल केसेस दो बिल्कुल अलग अलग दायरों में आई थिंक देखने चाहिए। जो क्रिमिनल केस है वो किसी की लाइफ और लिबर्टी से डील करता है। तो आप किसी एक दस्तावेज को पढ़ के अगर रोज रात को 2 घंटे की कहानी बताई जाए, और ये बात हमेशा याद रखिए कि जिस इंसान के अगेंस्ट बोला जा रहा है वो कोई भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, एक्यूज भी हो सकता है। उसके पास कोई मौका नहीं है कि आके अपनी सफाई दे, क्योंकि उसके लिए तो अपनी सफाई उसको कोर्ट में ही देनी है जी। तो ये जो एक तरफ की रचना रच दी जाती है और पूरा ऐसे माहौल खड़ा कर दिया जाता है, बिल्कुल, जैसे उसके लिए सारे परेशानी जी, सारे रास्ते ही जैसे बंद हो जाते हैं। लेकिन आखिर मीडिया को रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए? हम मीडिया वाले तो जानते हैं कि किस तरह से करनी चाहिए, और जो भी सही पत्रकार है जी, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि खासकर टीवी चैनल्स के ऊपर एक दबाव है, वो समझ आता है कि आफ्टर ऑल अब 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलाना है जी। वो समझ आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जरूर चलाइए, जरूर व्याख्या कीजिए, जरूर डिबेट कीजिए, लेकिन एक सेल्फ रेगुलेट, और मैं ये भी मानती हूँ कि कोई सेंसरशिप की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैसे हो वो सेल्फ रेगुलेशन क्या हो, और जी बिल्कुल, और किस तरह से रिपोर्टिंग को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इस पर जरूर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। ऐसे में जस्टिस वेंकट चिलैया, आई विल कम टू यू सर, हाउ डू यू सी रिपोर्टिंग ऑफ केसेस फ्रॉम द कोर्ट्स स्पेशली? हैज द मीडिया बीन रिस्पॉन्सिबल इनफ? are you feel that media is not much responsible as it should be? I think that interaction is a very delicate interaction. Media trial, in spite of an order of injunction, there is in some cases in which the court injuncted the press from not saying anything more than what happened, reporting what happened correctly, accurately, what happened in court. If you breach that, it will be contempt. Otherwise, it is very difficult to which right will prevail over which other is the question. Of course, that doesn't mean that we should not be known to the public as to what is happening in the court. What are the facts? When you narrate the facts, you can narrate them in a way which will give an interpretation bias. Sir. बिल्कुल। आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि जस्टिस वेंकट चिलैया ने कहा कि जब मामलों की सुनवाई होती है और मीडिया उसकी रिपोर्टिंग करती है, हाल फिलहाल में सीजीआई ने भी इस बात को कहा था, इसके पहले पूर्ववर्ती सीजीआई बोबडे साहब ने भी इस बात को उठाया था कि मीडिया की रिपोर्टिंग, खासकर कानूनी मसलों की जो रिपोर्टिंग होती है, उसमें वो कई बार आगे बढ़ के रिपोर्टिंग करती है, जो बहुत सारी बातों को वो नहीं भी समझती है, पर उसको ब्रेकिंग का प्रेशर ऐसा होता है कि उसको ब्रेक कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है, जैसा रूबी भी कह रही है, कि हमें सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है? हालांकि हमारे पास एनबीए है, हालांकि हमारे पास तमाम संस्थाएं हैं, लेकिन उनके बावजूद अभी भी हमें सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है, या फिर उसको भी देखने के लिए सरकार की मदद की जरूरत है आपको? राशि जी, जस्टिस वेंकट चिलैया का के समझ फिरमा थे, लेकिन हमें ये सावधानी बड़ी बरतने की जरूरत है कि कहीं हम ऑटोक्रेटिक स्टेट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। मीडिया पब्लिक डोमेन में आने वाला है। हमारे बारे में, जर्नलिस्ट के बारे में हम जब पढ़ाते हैं ना, तो हम ये समझते हैं या सीखते हैं, पहला लर्निंग हमारा है कि जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो हमें ये मानना चाहिए कि हम जो खबर कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि मैं पान वाले के समझ में आने के साथ साथ जो एरोप्लेन उड़ा रहा है उसके समझ के बीच का दायरा हमें तय करना है, और कॉमन मैन तक एरोप्लेन उड़ाने की समझ को लाना है। तो ये हमारी एक बड़ी व्यवस्था है और बहुत बड़ा टास्क है, और जब तक हमें एक किस्म की आजादी नहीं रहेगी पब्लिक डोमेन में, ये मैं
जस्टिस चलैया के सामने बात कर रहा हूँ, जब आपसे बात करूंगा मीडिया की बात अलग जी। है, या रोवी जी से बात कर रहा हूँ हाँ। कि हमें जो आजादी है वो थोड़ा और बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं आलोक जी एक पत्रकार जिम्मेदारी की बात जी, बस मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं शायद इस पैनल पे कोई ऐसा नहीं होगा जो मीडिया की आजादी को बरकरार नहीं रहने देना चाहता होगा, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये आजादी क्या उस हद तक जब किसी का चरित्र हनन होने लगे, क्या उस हद तक जब आपके रिपोर्टिंग की वजह से किसी के केस को किसी का केस दुष्प्रभावित होने लगे, क्या उस हद तक जब जांच एजेंसियां भी प्रभावित होने लगी आपकी रिपोर्टिंग की वजह से, क्या आपको लगता है कि ऐसी आजादी की मांग करके हम अपने लिए खतरा मोल नहीं ले रहे? देखिए राशि जी, आजादी के साथ साथ कर्तव्य और दायित्व दोनों है। आप दायित्व की बात कर रही है और इसका बखूबी मुझे खुद एहसास होना चाहिए कि आजादी का मतलब मेरे लिए क्या है। क्या हम सिर्फ कर्तव्य कह रहे हैं या फिर दायित्व भी निभा रहे हैं? जाहिर तौर पे इस नेशन को बचाने की, इस मिशन को आगे बढ़ाने की, आम आदमी के हक और हुकूक को बचाने का दायित्व हमारे पास रहना चाहिए जी। ये हमारे जेहन में हमेशा रहता है मीडिया के तौर पे। हाँ, गायब आ गया, शिकायत आ रही है, जैसे आप कह रही है कि मीडिया ट्रायल बहुत सारे हुए हैं और अनएथिकल हुए हैं, लेकिन वो जब लैंड ऑफ लॉ है तो लगातार जब ब्रीफिंग हो रही है आर्यन के मामले में, कोई एक शख्स, एक पॉलिटिशियन लगातार उलूल जुलूल ब्रीफिंग कर रहा है, वो पब्लिक डोमेन नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे को समझ नहीं आ रहा है कि उससे पूछे, कोई केस करे, क्यों तुम कर रहे हो इस दिन की भाई ब्रीफिंग। अगर मीडिया के सामने कोई रिलीज कर रहा है, लैंड ऑफ लॉ है, अगर कोई पहले प्री इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में है कि आप ये जो सरकारी जानकारी है उसको कैसे पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, वो सारे हैं। पुलिस सिस्टम को कंट्रोल करने की व्यवस्था है, वो न करें, आप कहें कि मीडिया क्यों दिखा रहा है, ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन प्रेस ब्रीफिंग को क्यों दिखा रहा है जी, लेकिन आलोक जी का हिस्सा है जी, आलोक जी, लेकिन नीरज जी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि सेलिब्रिटी होने की कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। हाल फिलहाल में ऐसे भी मामले सामने आए थे, मैं रिया चक्रवर्ती का मामला याद फिर से दिलाना चाहूंगी, और इसके अलावा न केवल मैं सेलिब्रिटी की ही बात कह रही हूँ, बल्कि जब भारत और चीन पर LOC पर मामला चल रहा था उस वक्त की भी बात मैं कह रही हूँ कि कोई भी ऐसी इस तरह के संवेदनशील में कहने का मतलब है कि मसला होता है, तब मीडिया के कुछ खास पत्रकार बैग लेके आते हैं और कहते हैं कि मेरे इस बैग में इस पूरे केस का पूरा पेपर पड़ा हुआ है और यही पेपर ऑथेंटिक पेपर है। उस वक्त कोई ब्रीफिंग नहीं कर रहा होता। नीरज जी, आपको ऐसा लगता है कि मीडिया एक ऐसे जायंट की तरह से सामने आ जाती है, खासकर सेलिब्रिटीज के लिए, जिसके साथ न तो दोस्ती भली न दुश्मनी भली, ये हालत हो जाती है अगर कोई शो बिजनेस में है तो, और वो किसी मामले में फंस जाता है तो वो मीडिया से दूर भी नहीं भाग पाता और उसे किसी तरह से कमांड भी नहीं कर पाता। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया सेलिब्रिटीज का रिश्ता बड़ा ही महीन है और बहुत ही उसमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि बिना स्टार्स के या बिना सेलिब्रिटी के मीडिया के लिए बहुत बड़ी बाइट और वो ऑडियंस बनती है। सेम वे उनको भी मीडिया की जरूरत रहती है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मीडिया वो बैलेंस बना नहीं पा रही है, जो मैं बार बार देख रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में देख रहा हूँ। और मीडिया एक ऐसी तरह से वो बिकॉज देयर आर मेनी चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स हैं, सब में कंपटीशन है। जैसे आलोक जी ने कहा कि अब ये मीडिया जो है वो एक एंटरटेनमेंट चैनल बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो वक्त की डिमांड शायद मीडिया चैनल्स के लिए हो गई है कि हर न्यूज को दूसरे से पहले आना है, दूसरे से बेहतर आना है, कैसे न्यूज को एक सनसनी बनाकर इस तरह पेश करना है कि ऑडियंस मेरे पास ज्यादा आए। और जब एक सेलिब्रिटी आ जाता है तो जाहिर है ऑडियंस का इंटरेस्ट भी आ जाता है। जो दर्शक है वो सुनना चाहता है कि शाहरुख खान का क्या हुआ, वो सुनना चाहता है सलमान खान का केस में क्या हुआ, वो जेल में कैसे था, वो कैसे बैठा था। अंदर की खबर शायद पता भी ना हो, शायद आपने सुनी सुनाई बात बाहर किसी गार्ड ने कह दी, गार्ड ने शायद अंदर देखा भी नहीं हो, लेकिन ये कह दिया जाता है। अब जैसे ये खबर आई कि आर्यन अंदर राम सीता जी की किताब पढ़ रहा है, अब वो खबर सच भी हो सकती है, सच नहीं भी हो सकती है।
लेकिन एक एक खबर ऐसे पेश की जाती है। मैं रूबी के पास आना चाहूंगी। रूबी, मेरा सवाल था कि मीडिया ट्रायल से और कुछ हो न हो, एक चीज और हो जाती है, जैसा मैंने आलोक जी को बताया कि चरित्र हनन शुरू हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि जो सेलिब्रिटी जिस चीज का हकदार होता है, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि जमानत मिलने का, पैरोल पे छुटने का, फरलो मिलने का, उस पर भी सवाल उठाया जाता है मीडिया के द्वारा। आपको लगता है कि जो एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस है वो भी प्रभावित होने लगती है? और अगर ऐसा होता है तो आखिर उस व्यक्ति के पास विकल्प क्या रहता है? एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने उठाया है, और मैं जरूर इसमें कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, आपने ये जो शब्द इस्तेमाल किया चरित्र हनन, ये चरित्र हनन आपने और मैंने बहुत सारे केसेस में पिछले 2-3 साल में होते हुए देखा। ऐसी बातें बाहर निकल के आती हैं जिनमें अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बोला, जिनमें ये भी नहीं पता कि वो सच है या नहीं है, अटकलें लगाई जाती हैं। और उस वक्त आई थिंक मीडिया, स्पेशली हिंदुस्तान में, ये बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो मान, क्या आप बताइए, जिसका चरित्र हनन हो रहा है या जिसके अगेंस्ट कुछ बोला जा रहा है जो सच से दूर है, उस आदमी या उस औरत के पास क्या रास्ता या क्या चारा बचता है? उसके पास जो रास्ता बचता है वो कानून, वो कोर्ट जाए और उस जो भी चैनल है या पब्लिशिंग हाउस है उस पर मानहानि का मुकदमा डाले, ठीक है? और मानहानि का मुकदमे का जो पूरा कानून है हिंदुस्तान में वो बहुत कमजोर है। हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। आप पिछला कोई भी कानून, मानहानि का जो कानून है वो मेरा अपना व्यू है कि बहुत कमजोर है। तो होता क्या है, आप बोलते गए किसी का चरित्र हनन होता गया और उस इंसान के पास आप कोई एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है जो आके टीवी पे कुछ अपनी सफाई पेश करे, क्योंकि वो तो एक्यूज है। उसको तो उसके वकीलों ने ये गाइडेंस दी है कि आप मीडिया में मत जाइए प्लीज, ठीक है? तो अब एक खुला मैदान है, फिर उस इंसान के अगेंस्ट कुछ भी बोला जाता है, चाहे उनका तथ्य से कोई लेना देना है या नहीं। वहां पे मुझे लगता है, मैं बार बार कहूंगी कि वहां पे शायद मीडिया को 2 कदम पीछे हटना होगा। कोई भी ये नहीं कह रहा कि मीडिया अपना काम ना करे। मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, ये सब जानते हैं। और मीडिया को सेलिब्रिटी चाहिए, सेलिब्रिटी को मीडिया चाहिए, ये सच्चाई है। इसमें भागने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन और एक जो लिमिट जो क्रॉस की जाती है उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन रूबी, अगर ऐसा हो भी जाए, जो कि हाल फिलहाल के तमाम मामलों में हमने देखा कि ऐसा हुआ, बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि ऐसा हुआ। और तो और अगर मैं सेलिब्रिटीज को हटा भी दूं, मीडिया यहाँ तक आगे बढ़ी जहां पर उसने जुडिशरी के फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं, और जिसमें तथ्य बहुत नहीं थे वो भी उठाए गए हैं। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए अगर मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी हो तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि मैं कंटेम्प्ट में जाऊं, या कोई और विकल्प है? देखिए, विकल्प तो फिर एक ही है कि या तो आप सिविल मानहानि का मुकदमा दायर कीजिए या क्रिमिनल कीजिए, पर वो रास्ता बहुत लंबा है जी। और आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी ने 10 करोड़ का एक मानहानि का मुकदमा डाल भी दिया, उससे क्या होगा? आपने क्या किया? वो जो कहानी रचाई गई बिना तथ्यों के, उस इंसान का चरित्र को तो आपने तार तार कर दिया जी। आफ्टर ऑल ये भूल कर कि वो औरत या वो आदमी जिसके बारे में रोज रात को 9 बजे व्याख्या की जा रही है, वो भी एक समाज का हिस्सा है, वो भी एक परिवार का हिस्सा है। उसके माँ बाप है, उसके बहन भाई है, उसके बच्चे हैं जो वो देख रहे हैं। तो वो वहां पे मुझे लगता है कि मीडिया को 2 कदम जरूर पीछे हटना पड़ेगा। तो आप ये भूल जाइए जो कानूनी जो सेलिब्रिटी केसेस हो रहे हैं, इवन कोई पॉलिटिकल, अगर किसी के अगेंस्ट कोई एक बात कही जाती है, इंक्वायरी हुए बिना, कोई फैसला आए बिना, इतना प्रेशर खड़ा कर, बिल्कुल। मैं आलोक जी से पूछना चाहूंगी रूबी, जो आपने बात कही कि आलोक जी, चूंकि हम सब लोगों को, हम जैक ऑफ ऑल तो हैं, मास्टर ऑफ नन भले ना हो, पर हमें इतना पता होता है कि हमसे लड़ना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है उन लोगों के लिए जो पब्लिक फिगर हैं, और इस वजह से भी हम लगातार चलाते रहते हैं चीज़ों को। चूंकि एक चैनल है तो चैनल बस महज एक पत्रकार का मामला नहीं होता है, पूरा एक संगठन हो जाता है, और हमारे पास ऑन एयर टाइम है, हम लगातार किसी के खिलाफ बोलते तो वो दूसरा कितना बोलेगा। ये जो असीमित ताकत है हमारे पास, इसका एहसास शायद हम इतना ज्यादा है कि हम अपने आप को खुदा समझने लगे हैं। और इस वजह से क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से हाल फिलहाल में कोर्ट रूम से मीडिया की रिपोर्टिंग पर कई सवाल उठे हैं, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो पिछले 2 सालों के अंतर्गत, अगर जबकि पेंडेमिक था इस दौरान भी मैं बता रही हूँ कि पिछले 2 सालों के अंतर्गत विभिन्न अदालतों में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर, केसों की रिपोर्टिंग को लेकर लगभग 47 टाइम्स 47 बार जजों ने सवाल उठाए हैं, टिप्पणियां की हैं। ऐसे में यहाँ तक कि इंजंक्शन जारी करना पड़ा है अदालत को। ऐसे में लगता नहीं कि अब भले हम ये कहें कि हम मास्टर तो नहीं है किसी मसले के, लेकिन अब जरूरत है अदालत की रिपोर्टिंग को लेकर, या उस तरह के, या फिर सरहद पर जो रिपोर्टिंग होती है उन तमाम तरह की रिपोर्टिंग को लेकर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं, जो कानून के मामले हैं, उसमें ज्यादा समझदारी, ज्यादा संवेदनशील बने और अपने अंदर झांके, थोड़ी खबरों को तोलें, उसके बाद आगे बढ़ाएं। आपको ऐसा लगता है कि सही वक्त है अब ये करने का? राशि जी, ऐसा लगता है कि अब जब हम ये बातें कर रहे हैं, नसीहत भरी बातें अगर रूबी जी दे रही हैं, बाकी लोग दे रहे हैं, तो हम उसको मान लें कि सारी मीडिया ऐसी कर रही है। ऐसा नहीं है। मीडिया एक बहुत बड़ा फैटर्निटी है, बहुत बड़ा समूह है। अगर आप मानिए तो ये 4th पिलर है, वॉचडॉग है। डेमोक्रेसी नहीं चल सकती अगर आप इतने ज्यादा कानूनी पाबंदियां उस पर लगाएंगे, तब इतना ज्यादा ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। कहने को 4th पिलर, हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बात सच्चाई है। लेकिन अगर 4th पिलर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसको मजबूत होना पड़ेगा। हम कितने मजबूत हैं ये हमारे आपके चिंतन की बात है कि हम और ज्यादा सॉलिडिफाइड हों, और ज्यादा परिपक्व हों, और ज्यादा मजबूत हों। लेकिन कोई कहे कि मीडिया की वजह से सारी गड़बड़ी है, तो उसको ये देखना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि उनके पास कोई कानून नहीं है, मानहानि के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उसमें बहुत कमजोर कानून है। तो कानून बनाना भाई किसका काम है? संसद इतने ज्यादा बार संविधान संशोधन कर चुकी है, एक और कानून बना लो ताकि वो सारी चीजें ठीक हो जाए। कानून की व्याख्या करने की जिम्मेदारी जुडिशरी पे है, वो बेहतर तरीके से उसको जज कर ले। कोई इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी है, उसको इम्प्लीमेंट करती है अलग तरीके से। राष्ट्र जी इम्प्लीमेंट करती है। एक थानेदार कहीं पहुंचता है और वो बेहतर तरीके से उसी कानून को इम्प्लीमेंट करके वहां ज्यादा अच्छा कानून व्यवस्था की स्थिति लागू कर लेता है। दूसरा कहता है कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो स्थिति देखनी पड़ेगी। बाकी तीनों पिलर को अपने अपने साथ भी देखना पड़ेगा। और हम पब्लिक डोमेन के व्यक्ति हैं, हम वॉचडॉग हैं, हम दूर से देख रहे हैं सारी चीजें। उस व्यवस्था को और मजबूत करने का काम जुडिशरी का होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है नहीं, पर जुडिशरी ने ही बताया और हम सतर्क नहीं हो रहे हैं। जी जी राशि जी, जुडिशरी ने ही कई बार टिप्पणियां की हैं कि आप जिम्मेदार बने। जैसे रूबी ने भी कहा कि कोई नहीं चाहता है कि मीडिया की स्वतंत्रता रुके, लेकिन जिस तरह से तमाम जो स्तंभ हैं वो अपनी अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हम सभी को अपने न्यायपालिका पर गर्व होना चाहिए। भारत की न्यायपालिका सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका मानी जाती है और इसलिए हमें गर्व है। तो वो भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया कहीं और ज्यादा खतरा होता जा रहा है, खासकर कानूनी मामलों के लिए? और हमारे पास जैसा आलोक ने भी कहा कि बहुत मजबूत कानून नहीं, और साइबर लॉ की बात करें तो बहुत ही कमजोर कानून है हमारे पास। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा अगर कोई बड़ा मामला चल रहा है और उसकी मीडिया ट्रायल शुरू हो जाती है तो? जी बिल्कुल, बिकॉज जो सोशल मीडिया के आने से क्या हुआ है, खबर की पहुंच बढ़ गई है, खबर की स्पीड बढ़ गई है। आप एक इंटरव्यू जब आप करती हैं, आप अपने टीवी चैनल पे, आप उसको 5 जगह पर भेज सकती हैं। आप उसको ट्विटर पे भेज सकती हैं, आप उसको फेसबुक पे डाल सकती हैं। तो पहुंच बढ़ती जा रही है। और होता क्या है, वो इतनी स्पीड से न्यूज जाती है कि उसको जिसे कहते हैं पीछे खींचना बहुत मुश्किल है। पहले क्या होता था, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, तो अगर एक खबर आती थी और उसमें कोई गलती होती थी, आपको याद होगा, तो अगले दिन एक कॉलम आता था कि गलती से ये बोल दिया गया। पर वो समय अब रहा ही नहीं है ना, क्योंकि स्पीड का मामला है। सबके हाथ में फोन है, आपने फोन या फेसबुक या ट्विटर पे एक खबर देख ली,
और समाज में वो अपना इंप्रेशन बना लिया। मैं जो अभी आपके पैनलिस्ट ये बोल रहे थे कि कानून बनाना किसका काम है और मानहानि का अगर कानून कमजोर है, मैं उसमें एक बात कहना चाहती हूँ। मामला ये नहीं है कि मानहानि का कानून नहीं है हिंदुस्तान में, जरूर है। तो ये मीडिया का कहना कि मानहानि का मुकदमे में समय लगेगा, इसलिए मैं जो भी चाहूं और जैसे भी चाहूं करूं, वो प्रॉब्लम है। मैं वही बोल रही हूँ। आप मीडिया में जो मीडिया के पत्रकार हैं या जर्नलिस्ट और एडिटर्स, रिपोर्टर्स सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मानहानि के मुकदमे में हिंदुस्तान में समय लगता है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो फिर आप वो जो रेखा है उसको मत कंट्रोल क्रॉस, आगे मत बढ़िए। जी बिल्कुल। रूबी, जब ये सारी बातें चल रही है, इस दौरान मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। ये मामला चूंकि आप लोगों ने आर्यन का देखा है, एक और मैं जरूर जानना चाहूंगी। आप मीडिया की शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आलोक ने भी शुरू में ही बोला कि बहुत सारे ऐसे पक्ष थे, खासकर इस मामले की मैं बात करूं तो मीडिया में ही आ रहे थे। जैसे बार बार मीडिया इस बात को उठा रही थी कि एनसीबी के पास जब पूरे तथ्य ही नहीं है, जब आर्यन के पास कुछ मिला ही नहीं, तो किस आधार पर आर्यन को इस तरह से रखा गया है। उसके अलावा और शायद ये एक बहुत बड़ा मसला रहा जिसकी वजह से आप लोगों को मदद मिली, और जैसे एनसीबी की गलतियां जो भी हो रही थी जांच प्रक्रिया के दौरान, वो मीडिया की नजर में लगातार था। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल कार्रवाइयां चल रही थी, कुछ लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो भी खबरें लगातार आ रही थी, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को सपोर्ट मिल रहा था। आपको लगता नहीं कि ये भी तो एक मीडिया की भूमिका है? चाहे जिसका लाल कांड को आप याद करें, मीडिया की वजह से उसमें न्याय मिला। आप चाहे मट्टो कांड को याद करें, मीडिया ट्रायल की वजह से उसमें न्याय मिला। तो आपको लगता है कि ये भूमिका भी मीडिया ने निभाई है? और अगर ऐसी भूमिकाएं निभाई जाती हैं तो क्या वाकई, ये मैं जानना चाहती हूं कि क्या वाकई मीडिया ट्रायल होने से पॉजिटिव या निगेटिव प्रभाव केसेस पे पड़ जाते हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मीडिया एक बहुत सपोर्टिव भूमिका निभाता रहा है और अभी भी निभा रहा है। ये बिल्कुल नहीं, मीडिया के बिना हम नहीं रह सकते, ये सच्चाई है। चाहे वो कटारा केस हो या प्रियदर्शनी मट्टू केस हो या जेसिका लाल मर्डर केस हो, उसमें हमने मीडिया की बहुत एक सपोर्टिव रोल। पर मीडिया जहाँ पे खबरें देनी बंद करके विचार थोपने का काम कर देता है, अगर किसी ने, वहाँ पे समस्या आती है, स्कूप देने लगता है। जी बिल्कुल। हाँ, जब आप विचार मत थोपिए जी, और समाज फैक्ट्स बताइए, फैक्ट्स जी फैक्ट्स बताइए। बिल्कुल, मीडिया का काम है और फैक्ट्स लाना मीडिया का काम है। फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर जज और जूरी बनने की भूमिका जो मीडिया करता है वो बिल्कुल गलत है। सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आलोक हम लोग के ऊपर है, ये कहते हुए कि हम बच नहीं सकते कि भाई हम तो अपना काम कर लेंगे, आप लोग अपना काम देखिए। अगर एक सुझाव आपको देना हो कि तमाम जो हमारे स्तंभ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, और चाहे वो कोई सितारा हो या आम आदमी हो, मीडिया की नजर में सब बराबर किस तरह से किए जाएं। न्याय की यदि बात हो तो न्याय एक आदमी, एक बरखूराम भी खड़े हो उनको भी मिले और एक सितारा खड़ा उसको मिले। क्या आपकी सलाह होगी? सलाह मेरे परिधि में है, जो आप शुरू से कह रही हैं कि हमें बहुत सीखने की जरूरत है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है राशि जी, और जिस ढंग से मीडिया का एक्सपेंशन हो रहा है हम उस हिसाब से अपने को तैयार नहीं कर रहे हैं। हमारा एक बड़ा काम है कि हम नेशन के, हम जगत बना रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं, और दुनिया के साथ तारतम्य बिठाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। ये बार बार मीडिया के अंदर ये बातें उभर के आ रही हैं कि हम अगर कोई हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, अगर पत्रकारिता के नाम पे, तमाशा पत्रकारिता के नाम पे, तो पत्रकारिता नहीं है। तमाशा एक अलग पहलू है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री करती है। आपको तमाशा करने का हक नहीं है। आपके पास जो फैक्ट्स हैं, जैसे की बात हो रही थी, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को लोगों के बीच लाना है, लोगों के बीच बगैर कोई ज्यादा घाल-मेल के लाना है, और सच को समझ में आ जाता है तो सच को सिर्फ परोसने का काम है। यू आर जस्ट सर्वर, और उसके आधार पे लोग अपनी राय बनाएं, कम से कम आप उसमें अपने बातों को रखें। ये सारी चीजें मीडिया का काम होना चाहिए, था भी पहले से,
अगर आप किसी के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका वर्जन लें, ये बड़ा कंपलसरी है, जो बिल्कुल वर्जन गायब होता जा रहा है। अगर आर्यन के खिलाफ कोई आरोप लग रहा है तो आर्यन के पक्ष के जो वकील हैं उनकी राय भी लेनी चाहिए उस बुलेटिन में, उस न्यूज पैकेज में। ये जो बैलेंस फैक्टर है जर्नलिज्म का, ये खत्म होता जा रहा है, समय का आदेश में हो रहा है, जिसका भी हो रहा है। लेकिन हम लोग जब रिपोर्टिंग की शुरुआत में आए थे तो हमारे लिए अनिवार्य था, ये धर्म का हिस्सा था कि हम जिसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं उसके पास दौड़ें, उस बात को लेने के बाद उस खबर को और उसका वर्जन लें, ताकि एक बैलेंस ऑफ एक्ट हो पाए। तो ये बिल्कुल एक सिरे से गायब हो रहा है और इसके बारे में हम आपको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। रही बात, एक बात आखिर में यही कि हमें साथ ही साथ बाकी पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए कि मीडिया पर अगर कोई हमला होगा तो ये देश ऑटोक्रेटिक बढ़ता जाएगा। ये बड़ा खतरनाक है। दुनिया देख रही है कि भारतीय मीडिया के ऊपर बार बार हमले हो रहे हैं इस ढंग के, उससे बचा जाना चाहिए बाकी पीढ़ी से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया की स्वतंत्रता हमारे प्रजातंत्र के स्वास्थ्य की गारंटी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस गुजारिश के साथ कि जो भी पत्रकार जुड़े हैं मीडिया से, पत्रकारिता से, उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि उनके लब आज़ाद तो हैं, पर यह आज़ादी जिम्मेदारी के साथ रहे तो कहीं ज्यादा हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे और जो बात सही है, सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत मीडिया के पास ही है। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तब शायद अदालतों को ये नहीं कहना पड़े कि मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। इंडिया लीगल में आज हमने बात की है मीडिया ट्रायल की और इस उम्मीद के साथ कि जो हाल फिलहाल में मीडिया आलोचना का शिकार होती आई है वो बहुत जल्द लोगों की प्रशंसा का हिस्सा बनेगी। अगले हफ्ते मैं आपके सामने फिर रहूंगी एक अलग मसले के साथ और तब तक आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ और देखते रहिए तमाम खबरें। और जाते जाते मैं इस बात की ताकीद ज़रूर करूंगी कि एपीएन पर, इंडिया लीगल पर और हमारे तमाम मीडिया हाउस के जो हमारे तमाम पब्लिकेशंस हैं, जो चैनल्स हैं, वहाँ पर कभी भी हम कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जो तथ्यात्मक रूप से गलत हो। और इसी की उम्मीद हम अपने तमाम बंधुओं से करते हैं। बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आगे भी हम आपके विश्वास पर खरे उतरते रहेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।